राम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। ये बिहार बोर्ड बोर्ड का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते। ये साइंस का क्वेश्चन है जो अति महत्वपूर्ण है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है उत्तर दर्पण में। इस क्वेश्चन में हम सिर्फ उत्तर बताते चलेंगे, इसलिए कि परीक्षा बहुत पासी है, इसलिए हम ज़्यादातर ऑप्शन पर ध्यान नहीं देंगे। जो आंसर होगा वही सिर्फ बताएंगे। इस आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है। तो याद रखिएगा, आवर्धन का आप कमेंट में आंसर देते रहिएगा। आवर्धन का महत्तम मान होता है 1/2। क्वेश्चन नंबर सी आंसर होगा 1/2 होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभाव रंग है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे दृश्य स्पेक्ट्रम के लिए प्रभावित रंग कौन सा होता है। तो याद रखिएगा लाल होता है। कौन होता है? तो लाल होता है। कह रहा है किस युक्ति में विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है। दिशा परिवर्तन का कौन कार्य करता है जी? तो याद रखिएगा ये करता है, विद्युत मोटर करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रतिरोधकों को एक संयोजक में एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोधक बढ़ जाता है। यह संयोजकता है। ठीक, तो क्या है जी? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा तो आपका समांतर में। क्या हो जाएगा? तो समांतर में हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है। याद रखिए जो जब नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा ऊर्जा हमें चाहिए, तो याद रखिए हीलियम चाहिए। कौन सा चाहिए? तो हीलियम चाहिए, यूरेनियम चाहिए। कह रहा है किस लेंस की अपसारी लेंस कहते हैं। तो याद रखिए किस लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। तो याद रखिएगा कह रहा है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो याद रखिएगा को अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। उसके कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है। तो याद रखिएगा जो एक प्रिज्म होता है कितने सतहों से घिरा रहता है। तो याद रखिएगा ये 5 सतहों से क्या होता है? घिरा रहता है। जो प्रिज्म होता है 5 सतहों से क्या होता है? घिरा रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जूल प्रति कूलाम बराबर होता है। जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा बोल्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो बोल्ट के बराबर होता है। उसके बाद कह रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है चुंबकीय फलक का एसआई मात्रक क्या होता है। ये वीवीआई है जो बिहार बोर्ड के परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्या कह रहा है कि चुंबकीय फलक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते उन्हें क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो हम दहन दहन जो जलाते हैं उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो याद रखिए इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इंजन कहते हैं। जो दहन करके ऊष्मा उत्पन्न करता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इंजन नहीं, ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ईंधन कहते हैं। कह रहा है किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये वीवीआई हमेशा परीक्षा में पूछता है। क्या कह रहा है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा किसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है तो दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे होते हैं। तो याद रखिए जो दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे कैसे होते हैं। तो याद रखिए उत्तल लेंस के होते हैं। कैसे होते हैं? तो उत्तल लेंस के बने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। जब लघु पतन होता है तो उसमें विद्युत धारा का मान कैसा होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, तो बहुत लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है केंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो केंगा विद्युत नाभिकीय विद्युत यंत्र कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है, तो कर्नाटक में स्थित है। और हजामत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये बताए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामत बनाने के लिए, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कहाँ क्या किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा जो निकट दृष्टि दोष है उसमें किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा डाईऑप्टर होता है। क्या होता है, तो डाईऑप्टर होता है। यह भी है जो हमारे परीक्षाओं में बार बार ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। जो प्रकाश का किरण का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो याद रखिए प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रकाश स्रोत कहते हैं। सॉरी, प्रकाश ने किरण कुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, तो किरण कुंज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा के प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिए एम्पियर होता है। क्या होता है, तो एम्पियर होता है। उसके बाद कह रहा है 22 विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए युक्ति को कहते हैं। जो विद्युत धारा को जो उत्पन्न करता है उस युक्ति को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा गैलोलोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, गैलोलोमीटर कहते हैं। अब कह रहा है 29 कह रहा है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोणों को क्या कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। जो धारा मापता है उस यंत्र को क्या कहते हैं। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है जो हमारे परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा एमीटर कहते हैं, आमीटर कहते हैं। ठीक। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा 25 कह रहा है क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि आवेश का मात्रक होता है। तो याद रखिएगा आवेश का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है। क्या होता है, तो आवेश का मात्रक हमारा कूलाम होता है। उसके बाद कह रहा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा का है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए कि ये कभी भी खत्म होने वाली ऊर्जा नहीं है। एक और ऊर्जा होती है जो पवन ऊर्जा होती है, वो भी क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। उसे हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि विद्युत बॉल के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। यह भी पिछले साल पूछा गया वह प्रश्न है। तो ये याद है कि विद्युत बॉल के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। अब कह यौगिक में कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो याद रखिएगा कौन सा दुर्बल है, तो CH3 COOH है। क्या है, तो ये दुर्बल अम्ल है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है उप धातु कौन सा है। तो ये बताइए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि उप धातु कौन सा है, तो याद रखिएगा उप धातु AS है। ठीक। उसके बाद किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। क्या कर रहा था क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। तो याद रखिएगा इसका क्वेश्चन तांबा के द्वारा तांबा हो जाएगा। कह रहा है खड़िया का रासायनिक सूत्र है। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा
CaCO3 है। कहा है तो CaCO3 है। और बेल्डिंग में किस किस गैस का उपयोग होता है? याद रखिएगा जो हमारा बेल्डिंग जो लोहा को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है कि किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा एथाइन का किया जाता है। क्या किया जाता है? तो एथाइन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अवक्षेपण अभिक्रिया से किस किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा जो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है उससे किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अविलीय विलीय लवण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो अविलीय लवण प्राप्त होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा यह भी VVI क्वेश्चन है। जो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। उसके बाद हमारा 35 कह रहा है डी, कह रहा है कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? कौन सा प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा डी हो ये हो जाए NO2 और O2 होता है। क्या होता है? तो गर्म करने में हमें प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं NO2 और O2 प्राप्त होता है। उसके बाद कह रहा है कौन सा विजातीय यौगिक है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि कौन सा विजातीय यौगिक है? तो याद रखिएगा प्लास्टर और पेरिस का है हमारा विजातीय यौगिक है। उसके बाद कह रहा है हमारा 37 क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं? यह भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है। क्या कहता है? तो किस धातु को किरोसिन के तेल में डुबाकर रखते हैं? तो याद रखिएगा सोडियम को क्या करते हैं? किरोसिन के तेल में डुबाकर रखते हैं। एक पोटेशियम भी होता है। ठीक। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर दे कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है? याद रखिएगा जो जो बुखार कौन सा ताप का होता है? कौन सा अधातु पूछ रहा है? तो ये हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा, मगर धातु में कहेगा तो पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा। ये कमरे के ताप पर क्या होता है? लिक्विड अवस्था में होता है। ठीक। कह शीशा और टीन का मिश्र धातु कहते हैं। तो याद रखिएगा जो शीशा और शीशा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। कह रहा है किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो याद रखिए किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का ये हो जाएगा लिथियम को। लिथियम को क्या किया जाता है? चाकू से भी काटा जा सकता है। कह एलिथिलीन क्वेश्चन नंबर 41 है एथिलीन में कार्बन के बीच दो अबंध मौजूद है, इन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इन्हें एक सिग्मा कहते हैं। क्या? एक सिग्मा 0 एक पाई अबंध कहते हैं। एक सिग्मा 0 और एक पाई अबंध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 कह रहा है एथेन में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? तो याद रखिएगा हमारा एथेन क्वेश्चन नंबर 42 एथेन में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? तो याद रखिएगा 7 सहसंयोजन बंधन होते हैं। कितने होते हैं? तो 7 सहसंयोजन बंधन होते हैं। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर आ जाइए 45 अवध सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये अम्लीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अम्लीय धातु कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है तो 46 कह रहा है कि अवध सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। तो अवध सारणी के प्रथम वर्ग के कौन सदस्य है? तो याद रखिएगा क्षारीय धातु है। कौन सा है? तो क्षारीय धातु। अवध सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है क्षारीय धातु। कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है। तो याद रखिएगा जो सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। Na2CO3 होता है। ये होता है सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है।
कह रहे सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कठोर तत्व कौन सा है, तो याद रखिएगा हीरा होता है। क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा कठोर हीरा होता है। अब कह रहा 49 अक्रिय तत्व कौन है, कौन सा अक्रिय तत्व है, तो याद रखिएगा कौन सा है, तो हीलियम का है अक्रिय तत्व है। कह रहा है आधुनिक आवाज सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार होता है, तो क्या कह रहा है आधुनिक आवाज सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है जी, तो याद रखिएगा परमाणुओं की संख्या के आधार पर क्या कहेगा उसे बांटा गया है। उसके बाद कह रहा है हमारा 51 कह रहा है कि हीलियम तत्व है, हीलियम कैसा तत्व है, तो याद रखिएगा हीलियम अक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है, तो हीलियम अक्रिय तत्व है। उसके बाद हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कौन सा अधातु विद्युत का कुछ सुचालक होता है। एक अधातु है जो क्या होता है, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि ये हमेशा पूछा जाता है, हर परीक्षा में ये आता है। तो एक अधातु विद्युत का सुचालक होता है, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट, जो पेंसिल का नोक होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद कह रहा है आधुनिक 53 आधुनिक आवाज सारणी में कितने वर्ग हैं, तो याद रखिए आधुनिक आवाज सारणी में कितने वर्ग हैं, तो याद रखिएगा 18 वर्ग है। कितने हैं, तो 18। कितने वर्ग है, तो 18। यह भी VVI है, आवाज सारणी में कितने वर्ग है, तो याद रखिएगा 18। कर उदासीन विलियम का pH मान क्या होता है, यह भी VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा उदासीन विलियन का pH मान क्या होता है, तो 7 के बराबर होता है। क्या होता है, तो 7 के बराबर होता है। उसके बाद हमारा 55 कह रहा है भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब कब प्रारंभ किया था, तो याद रखिएगा कब प्रारंभ किया था, तो ये हो जाएगा हमारा 1973 में। का ईस्वी में क्या किया था, प्रारंभ किया था। अरे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो ये बताइए कोशिका का पावर हाउस, ये भी VVI मोस्ट ये है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। कह रहा है किस प्रकार के जनन के शरीर से कलिका निकलती है, किस प्रकार से कलिका निकलती है, तो याद रखिए मुकुलन से कलिका निकलती है। जब आप 10 के क्लास में पढ़े होंगे तो मुकुलन से क्या होता है, उससे छोटे छोटे कलिका निकलती है। कह रहे अब क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है मनुष्य में वृक्क संबंधित है, मनुष्य का वृक्क किससे संबंधित है, याद रखिएगा उत्सर्जन से। किससे, तो उत्सर्जन से संबंधित है। कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी जो होते हैं जो स्वयं से भोजन पाते किस पर कौन सा आवश्यक है, तो याद रखिएगा सभी का है। कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए पेड़ पौधों को, क्लोरोफिल भी चाहिए, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, और सभी। कह रहा है कौन सा 60 कौन सा पादप हार्मोन है, तो ये याद रखिए कौन सा पादप हार्मोन है, तो याद रखिएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का है पादप हार्मोन है। उसके बाद कह रहा है 61 61 कह रहा है दूध 61 कह रहा है कि दूध तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। जो दूध तंत्रिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, तो याद गया सिनेप्टक दरार कहते हैं। ठीक। उसके बाद फूलों में नर जनन अंग होता है, जो फूलों में नर जनन होता है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसे हम पुकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पुकेसर कहते हैं। उसके बाद 63 कह रहा है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में कौन सा अवशेषी अंग है, तो याद रखिएगा अपेंडिक्स है। क्या है, तो अपेंडिक्स है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन हमारा 64 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि
जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ, जैविक अपघटन द्वारा कौन सा पदार्थ अपघटित होता है? तो याद रखिएगा सूखे घास पत्ते। क्या होते हैं? ये सूखे घास पत्ते होते हैं। बगैर पॉलीथीन का भी जैविक अपघटन द्वारा नहीं होता है, प्लास्टिक भी नहीं होता है और रबड़ भी नहीं होता है। क्या होता है? रबड़ भी नहीं होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा किसमें अलैंगिक जनन होता है? तो याद रखिएगा हाइड्रा में होता है। क्या होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो स्त्री केसर का आधारित भाग को कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। स्त्री केसर का आधारित भाग होता है तो कौन सा होता है? तो याद रखिएगा बी हो अंडाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अंडाशय हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 65 परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? तो याद रखिएगा पराग कण होते हैं। यह भी है, हमेशा पूछता है। तो परागकोश में क्या होता है? तो क्या होता है? तो पराग कण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अमीनो अम्ल के विखंडन में बनता है। तो याद रखिएगा सी अमीनो अम्ल के विखंडन में बनता है तो CO और NH3 बनता है। दोनों बनता है। क्या बनता है? तो दोनों बनता है। ठीक, लैंगिक गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा स्त्री में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो स्त्री में पाया जाता है। और वन परिस्थिति तंत्र में हिरण होते हैं। क्या होते हैं? तो हिरण होते हैं। तो याद रखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उसके बाद कह रहा है हमारा 71 कह रहा है पुष्प का कौन सा भाग फल होता है? याद रखिएगा जो पुष्प का कौन सा भाग फूल होता है? तो याद रखिएगा डी अंडाशय होता है। कौन सा होता है? तो अंडाशय होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर कह रहा है 72 कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो याद रखिएगा अर्ध परागम्य है। क्या है? तो अर्ध परागम्य है। ठीक, कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग 73 कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग गंध पहचानने का केंद्र है? मस्तिष्क में कौन सा भाग ऐसा है जो गंध पहचानने के काम में आता है? तो याद रखिएगा अग्र मस्तिष्क होता है। क्या होता है? हमारे गंध को पहचानने का काम करता है अग्र मस्तिष्क करता है। उसके बाद 74 का प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। जो प्रथम बार जो मासिक धर्म लड़कियों में प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं? पहली बार। तो याद रखिएगा उसे मेनार्थे कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनार्थे कहते हैं। ठीक, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कौन सा गुरुत्व अनुवर्तन का उदाहरण है? तो याद रखिए कौन सा गुरुत्व अनुवर्तन का उदाहरण है? तो 75 का हो जाएगा जड़ की वृद्धि। क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरह जड़ का वृद्धि। जड़ का वृद्धि क्या होता है? ये सीधे पृथ्वी से नीचे की तरफ जाता है। कर परिजीवी पौधा एक उदाहरण है। परिजीवी का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखिएगा सी अमर बेल का है एक परजीवी है। एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 3 होती है। ठीक ना। करा पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो पादप हार्मोन का कौन सा उदाहरण है? तो याद रखिएगा IAA है। क्या है? ये पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। उसके बाद कह रहा है हमारा 39 कह रहा है खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। किसमें खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है? तो याद रखिएगा तितली में क्या होता है? खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। ये अभी VBI क्वेश्चन है। कभी कभी ये पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा द्विखंडन पाया जाता है। किसमें द्विखंडन पाया जाता है? तो याद रखिएगा जीवाणु में क्या होता है? द्विखंडन पाया जाता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।